नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पहला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4 वीडियोस के अंतर्गत भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 के अंतर्गत वो पहला जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 8th क्लास में साइंस में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। ये जो चैप्टर है उसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो होते क्या है, सूक्ष्म जीव क्या हैं, किन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव। सबसे पहले हम ये समझेंगे सूक्ष्म जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम से अपने आप में ये स्पष्ट कर रहा है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और इसके साथ साथ ही बहुत छोटे तो वो होते हैं, लेकिन कितने छोटे, इतने छोटे वे होते हैं। सूक्ष्म जीव किन्हें कहा जाता है, उन जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाएगा जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता के नहीं देख सकते। बिना यंत्र की सहायता के हम आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। हमें कोई सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी या आवर्धक लेंस की सहायता लेनी पड़ेगी। तो वो जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या हैं, वे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता के आंखों से नहीं देख सकते, वे जीव क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। बहुत छोटे होते हैं ये। इन सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो सूक्ष्म जीवों के जो वर्ग हैं वो वर्ग कौन कौन से हैं इसकी बात हम करेंगे। तो सूक्ष्म जीवों के वर्गों की बात करेंगे। कितने समूहों के अंदर सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है। तो सूक्ष्म जीवों को कुल 4 वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 4 समूहों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है जीवाणु। जीवाणु बैक्टीरिया। दूसरा है प्रोटोजोआ। तीसरा जो वर्ग है वह है कवक, जिसे कहा जाता है फंजाई। और चौथा जो वर्ग है वह है शैवाल, जिसे कहा जाता है एल्गी। तो इस प्रकार से इन 4 वर्गों में सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है। जीवाणु का उदाहरण यदि हम लें तो जीवाणु के उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, जीवाणु के उदाहरण में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु। लैक्टोबैसिलस,
इसी प्रकार से यदि प्रोटोजोआ में हम उदाहरण लें कि किसे प्रोटोजोआ कहा जाएगा, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते कौन कौन से जीव हैं, तो अमीबा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। कवक में हम यदि उदाहरण लें तो यीस्ट भी कवक है। इसी प्रकार राइजोपस एक कवक है जिसे कि ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यदि शैवाल के हम उदाहरण लें तो शैवाल के उदाहरण में स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, ये किसके उदाहरण हैं? विभिन्न सूक्ष्म जीवों के उदाहरण हैं। लैक्टोबैसिलस, अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, राइजोपस, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, ये ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता के नहीं देख सकते। या तो हमें इन्हें देखने के लिए आवर्धक लेंस की सहायता लेनी होगी, जैसे कि आवर्धक लेंस की सहायता से हम राइजोपस को देख सकते हैं। अन्य सभी लैक्टोबैसिलस है, अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, इन सभी को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होगी, जब भी हम इन्हें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद में इसके अतिरिक्त एक जो बहुत ही जो सूक्ष्म ही है लेकिन उसे सूक्ष्म जीव की श्रेणी में नहीं रखते हैं, समूह सूक्ष्म जीवों के वर्गों में उसे सम्मिलित नहीं किया गया है, वह है विषाणु या वायरस इसे कहा जाता है। इन्हें, यह विषाणु सूक्ष्म ही है, इन्हें भी हम बिना यंत्र की सहायता के, बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं, लेकिन विषाणुओं को इन सूक्ष्म जीवों के इन वर्गों के अतिरिक्त रखा गया है, इनमें सम्मिलित नहीं किया गया है। क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है? क्योंकि ये जो विषाणु है जब बाहर हैं, यानी बाहर से मतलब जब ये पानी में है, जब ये हवा में है, जब ये मिट्टी में है, जब ये निर्जीव हैं, ये जब किसी न किसी माध्यम से, चाहे भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, किसी पौधे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तब ये उस परपोषी में वृद्धि करते हैं, वहाँ गुणन करते हैं। इसलिए जो विषाणु है इन्हें सूक्ष्म जीवों से अलग रखा गया है, क्योंकि इन्हें अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए परपोषी की आवश्यकता होती है। परपोषी के रूप में कौन कौन हो सकते हैं? परपोषी के रूप में मनुष्य हो सकता है, कोई अन्य जीव जंतु हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के विषाणु अलग अलग प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कुछ विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग की हम बात करें, उदाहरण लें तो पोलियो विषाणु जनित रोग है। इसी प्रकार से खसरा भी विषाणु जनित रोग है। इसी प्रकार एक हम नाम देखते हैं, एड्स भी विषाणु जनित रोग है। और यदि उदाहरणों की बात करें तो पोलियो, खसरा, एड्स हुआ। इसके अतिरिक्त जो इन्फ्लुएंजा है रोग भी विषाणु जनित है। जुखाम, खांसी जो होती है, जुखाम और खांसी, ये भी विषाणु जनित रोग ही हैं। तो इस प्रकार विषाणु अनेक प्रकार के रोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य में ही करते हैं, अन्य जीव जंतुओं में भी, पौधों में, अन्य जीव जंतुओं में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन यह विषाणु इन सूक्ष्म जीवों के 4 वर्गों के अतिरिक्त है, इनके अंदर इसे सम्मिलित नहीं किया गया। बहुत छोटे होते हैं, विषाणु भी सूक्ष्म ही होते हैं, लेकिन कारण जैसे कि आपको बताया गया कि सूक्ष्म जीव विषाणु चूंकि परपोषी की कोशिका में ही,
परपोषी में ही प्रवेश करके गुणन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए इन्हें इन सूक्ष्म जीवों के सम्मिलित नहीं किया गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी परपोषी के शरीर से बाहर किसी माध्यम में, वायु, जल में, मिट्टी में विषाणु है, जब तो निर्जीव है, और वो किसी अन्य जीव के शरीर में प्रवेश करके ही सजीव होता है, इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन सूक्ष्म जीवों के विभिन्न वर्गों को पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, उपस्थित कहाँ होते हैं। ये नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ होते हैं? हवा में, पानी में, मिट्टी में। तो एक प्रकार से ये कहा जाता है कि सूक्ष्म जीव जो है वो सर्वव्यापी होते हैं, यानी सभी जगह, हवा में, पानी में, मिट्टी में, इसके अलावा बर्फीली ठंड वाले, बर्फीली शीत के क्षेत्रों में, दलदलीय क्षेत्रों में, मरुस्थल में, गर्म कोई यदि स्रोत है तो वहां, यानी हर स्थान पर जीवाणु पाए, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इस मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म जीव हैं, अन्य जीव जंतुओं के शरीर में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और पादपों के शरीर में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी है, प्रत्येक आवास में, प्रत्येक वातावरण में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं, किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं, ये हम चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले कुछ सूक्ष्म जीवों को आवर्धक लेंस की सहायता से हम यदि देखें तो वो किस प्रकार के दिखाई देंगे उसकी बात करते हैं। जैसे कि एक हम उदाहरण जो कि यदि हम घर में रोटी या ब्रेड जो है उसे इस मौसम में कुछ दिनों तक यदि एक जगह ढक के यदि रख देते हैं अंधेरे में, तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ छोटी छोटी काली काली सी संरचनाएं सी बन जाती है, जिसे हम फफूंद कहते हैं। तो वो क्या है? राइजोपस है। उसे यदि सूक्ष्मदर्शी में देखा जाए तो वो जो राइजोपस है वो हमें इस प्रकार से नजर आएगा। ये राइजोपस एक प्रकार का क्या है? राइजोपस कवक है। इसी प्रकार यदि हम कोई तालाब से पानी लें और उसकी एक बूंद को सूक्ष्मदर्शी में देखें तो हमें उसमें कुछ तैरते हुए कण नजर आएंगे, और उसे यदि और ज़्यादा हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमें कुछ अमीबा जो है वो मिलेंगे। इस प्रकार से अनियमित आकृति के जीव मिलेंगे। यह क्या है? अमीबा है, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न आकार, विभिन्न आकृति, विभिन्न स्वरूप लिए वे सूक्ष्म जीव होते हैं। विभिन्न वर्गों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। रोग प्रत्येक स्थान पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा कि इनका आवास कहाँ कहाँ है। इसके साथ साथ कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कुछ जीवाणु की उदाहरण लें हम, लैक्टोबैसिलस है। तो लैक्टोबैसिलस हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि दूध को दही में परिवर्तित करने का काम यही करता है। लेकिन और कोई सूक्ष्म जीवाणु का अपन उदाहरण लें, जैसे एक लें अपन ट्यूबरकुलोसिस, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है, वो मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार अन्य भी कवक और जो शैवाल हैं, जो अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं, वे भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं लेकिन हानिकारक भी होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। लेकिन किस प्रकार से हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इन सूक्ष्म जीवों का जो
संरचना है, शरीर है, वो किस प्रकार का होता है, यानी इनका संरचनात्मक संगठन कैसा है। तो जो सूक्ष्म जीव है वे सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी हो सकते हैं, यानी इनका शरीर एक कोशिका का मिलकर भी बना हुआ हो सकता है, और इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर भी बना हुआ हो सकता है। एक कोशिक में यदि हम बात करते हैं तो एक कोशिक शैवालों की एक कोशिक सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में जो आते हैं वो है जीवाणु, एक कोशिक हैं, प्रोटोजोआ एक कोशिक ही है। यानी एक कोशिक और बहुकोशिक का मतलब क्या हुआ, इनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ अमीबा है तो अमीबा एक ही कोशिका से इसका शरीर बना हुआ है, लेकिन ये राइजोपस है, ये एक कोशिक नहीं है। लेकिन कुछ कवक एक कोशिक होती हैं, कुछ शैवाल भी एक कोशिक होती हैं, लेकिन जीवाणु और प्रोटोजोआ कभी भी बहुकोशिक नहीं होंगे, जबकि कवक और जो शैवाल है कुछ उदाहरणों को छोड़कर कवक और शैवाल बहुकोशिक होते हैं, जैसे कि यहाँ भी हमें नजर आ रहा है, चित्र के अंदर भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म जीव हैं सर्वव्यापी हैं, विभिन्न वर्गों में उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। एक कोशिक भी होते हैं, बहुकोशिक भी होते हैं, स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं सूक्ष्म जीव, समूह बनाकर भी रहते हैं, अकेले रहते हैं या समूह बनाकर रहते हैं। हर अलग अलग जो सूक्ष्म जीव है वो अलग अलग प्रकार से रहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना कि वास्तव में सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे हैं, इन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से आंखों से नहीं देख सकते। हमें इन्हें देखने के लिए किसी न किसी यंत्र की सहायता लेनी होगी, जैसे सूक्ष्मदर्शी जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, या फिर आवर्धक लेंस जिसे मैग्नीफाइंग लेंस भी कहा जाता है, उनकी सहायता से हम सूक्ष्मदर्शी को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे कवक हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जिनका बहुत उपयोग होता है, जिसके ऐसे कवक जिनसे औषधियों का निर्माण भी होता है, ऐसे कवक जिनसे जो है वो बहुत सी फैक्ट्री में जो कवक उपयोग में आते हैं। इसी प्रकार बहुत से जीवाणु किस प्रकार हमारे लिए मित्र हैं, उन सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।